नमस्कार। चलिए आज एक सफ़र पर चलते हैं। ये सफ़र है भारत की उन महान नदियों के साथ जो सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि इस देश की धड़कन है। ये अपने साथ संस्कृति, इतिहास और करोड़ों लोगों की कहानियां लेकर बहती हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन दिलचस्प सवाल से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये जवाब हमें सीधे भारत के दिल में ले जाता है, जहां संस्कृति, भूगोल और जिंदगी एक साथ बहते हैं। तो आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारत की नदियां असल में हमारी सभ्यता की नींव हैं, हमारी जीवन रेखाएं। अच्छा, भारत की नदियों के इस विशाल नेटवर्क को अगर समझना है ना, तो हम इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से निकलती हैं और दूसरी वो जो दक्षिण भारत के पठार पर बारिश के पानी से जीती हैं। बस इन्हीं दोनों से मिलकर बनती है भारत की पूरी जल कहानी। और अब आते हैं उस पहले सवाल के जवाब पर। भारत की सबसे लंबी और शायद सबसे पूजनीय नदी है गंगा। पूरे 2525 किलोमीटर का सफर, सोचिए जरा। ये नदी भारत के उन इलाकों से गुजरती है जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है और जहां की संस्कृति सबसे ज्यादा जीवंत है। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन, आध्यात्म और परंपरा का एक बहता हुआ प्रतीक है। देखिए, गंगा की कहानी सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है। ये निकलती तो है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से, पर अपने सफर में ये करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार बन जाती है। हिंदुओं के लिए ये पवित्र माँ है और इसका बेसिन दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है, जो खेतीबाड़ी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी देता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गंगा की नहीं है। हिमालय सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि और भी कई विशाल नदियों को जन्म देता है, जिन्होंने हमारे इतिहास का रुख मोड़ा है। तो मिलते हैं हिमालय के कुछ और दिग्गजों से। एक है सिंधु नदी, जिसके किनारे दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता ने जन्म लिया। फिर है यमुना, जो गंगा की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सहायक नदी है। और हाँ, ब्रह्मपुत्र, तिब्बत के ऊंचे पठारों से आने वाली एक जबरदस्त शक्तिशाली नदी। ब्रह्मपुत्र की यात्रा तो और भी कमाल की है। जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती है, इसका नाम और पहचान भी बदलती जाती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है पवित्र करने वाली। अरुणाचल में ये दिहांग बन जाती है। असम में इसे ब्रह्मा का पुत्र यानी ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और बांग्लादेश पहुंचते पहुंचते ये जमुना के नाम से जानी जाती है। एक नदी, कितने रूप! ये बहुत दिलचस्प बात है जहां हम गंगा, यमुना जैसी ज्यादातर नदियों को माँ का दर्जा देते हैं, वहीं ब्रह्मपुत्र को भारतीय परंपरा में एकमात्र पुरुष नदी माना जाता है। और ऐसा क्यों है? इसकी जबरदस्त ताकत और मॉनसून के दौरान आने वाली भयानक बाढ़ की वजह से। चलिए अब हिमालय के पहाड़ों से उतरकर दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ हमें मिलती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिनका स्वभाव और चरित्र हिमालय की नदियों से एकदम अलग है। अब इन दोनों तरह की नदियों में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है। समझिए, हिमालय से आने वाली नदियाँ ग्लेशियर्स से निकलती हैं, तो क्या होता है, उनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन प्रायद्वीप की नदियाँ बारिश पर निर्भर है, तो उनका बहाव मौसम के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। और हाँ, भूवैज्ञानिक तौर पर भी हिमालयी नदियाँ काफी नई हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत बहुत पुरानी हैं। तो दक्षिण में कौन कौन सी बड़ी नदियाँ हैं? सबसे पहले तो है गोदावरी, जिसे प्यार से दक्षिण गंगा भी कहते हैं। फिर आती है कृष्णा नदी, जो सिंचाई के लिए बहुत अहम है। और नर्मदा, जो अपनी उल्टी धारा के लिए मशहूर है। और कावेरी, जिसके डेल्टा की वजह से उस इलाके को दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। यहाँ पर नर्मदा का जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियाँ आप देखेंगे तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती, ये कुछ ऐसी अनोखी नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। ये चीज़ इन्हें भौगोलिक रूप से बहुत खास बनाती हैं। तो ये तो हुई नदियों की भौगोलिक यात्रा, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं इंसानों और नदियों के रिश्ते की, जहाँ संगम होता है शहरों का और चुनौतियों का। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि भारत के ज्यादातर बड़े और ऐतिहासिक शहर नदियों के किनारे ही बसे हैं। दिल्ली और आगरा को देखिए, दोनों यमुना के किनारे हैं।
वाराणसी पवित्र गंगा के तट पर है, लखनऊ गोमती के किनारे बसा है और गुवाहाटी शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र के किनारे। ये शहर इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि हम अपनी जिंदगी के लिए इन नदियों पर कितने निर्भर हैं। लेकिन आज की हकीकत थोड़ी अलग है। ये नदियां जिन्होंने हमेशा हमें जीवन दिया है, आज खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। फैक्ट्रियों का कचरा, शहरों की गंदगी और खेतों के केमिकल सब मिलकर इनके पानी में जहर घोल रहे हैं। और तो और इनके पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच भी गंभीर विवाद खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये जल विवाद होता क्या है? सीधे सीधे कहें तो जब दो या दो से ज्यादा राज्य एक ही नदी के पानी को लेकर झगड़ने लगते हैं कि किसे कितना पानी मिलना चाहिए, उसे ही जल विवाद कहते हैं। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे चर्चित उदाहरण है कावेरी जल विवाद। अब इसमें दो पक्ष हैं। एक तरफ है कर्नाटक, जहां से ये नदी निकलती है। उसका कहना है कि उसे नदी के प्राकृतिक बहाव के हिसाब से पानी का सही हिस्सा मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है तमिलनाडु, जिसकी खेती-बाड़ी सदियों से कावेरी के पानी पर निर्भर है। उसका तर्क है कि अगर पानी के मौजूदा पैटर्न में जरा भी बदलाव हुआ तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज भारत की नदियों की कहानी इसी विरोधाभास में फंसी हुई है। एक तरफ वो हमारी पवित्र जीवन रेखाएं हैं और दूसरी तरफ वो प्रदूषण और विवाद का केंद्र बन गई हैं। और यहीं आकर ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देता है। ये नदियाँ जीवन भी हैं और संघर्ष की वजह भी। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर अपनी इन अनमोल धरोहरों का भविष्य कैसे सुरक्षित करेंगे।